नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से बिंदु हैं। कल मैं करंट अफेयर की क्लास अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इससे पहले सूचना कि आपकी यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी और एमपीपीएससी का 30 मार्च से बैच लॉन्च हो रहा है। तो जो भी विद्यार्थी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला है वतन को जानो कार्यक्रम। ये कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम के तहत जो बच्चे हैं वो कहाँ से आए हैं, क्यों भ्रमण कर रहे हैं पूरे भारत का, ये सारी चीजें हम समझेंगे। दूसरा है आईईए में भारत की पूर्ण सदस्यता की मांग। तो ये भारत मांग क्यों कर रहा है, इन सबको समझेंगे। तीसरा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और चौथा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बदलाव। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वतन को जानो कार्यक्रम में। तो हम इस कार्यक्रम में ये समझेंगे कि क्यों यह वतन को जानो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम से क्या फायदा होने वाला है और इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस प्रोग्राम से। प्रोग्राम में क्या है कि वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से आए 250 विशेष रूप से जो सक्षम बच्चे हैं, इनको दिल्ली और आगरा का भ्रमण कराया गया। ठीक है, इससे पहले ये जयपुर और अजमेर का भ्रमण करके आए थे। ठीक, तो इनको भ्रमण कराने का उद्देश्य क्या था, और यहाँ पर ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले। ठीक है, तो उद्देश्य ये है, यहाँ पे आपने देखा कि कहाँ से आए हैं, ये जम्मू कश्मीर के विभिन्न जो रीजनेबल इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही उस तरीके के, तो वहाँ से बच्चे लाए गए थे। उनको पूरा जो है भारत भ्रमण कराया जा रहा है। तो उसी के तहत ये भ्रमण करते हुए दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, विशेष रूप से सक्षम 250 बच्चों में 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की 62 यानी कि 62 लड़कियां थी और 188 लड़के शामिल थे इसमें। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से आए युवाओं से मुलाकात की थी। ठीक है, राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बच्चों को नशीली दवाओं, असामाजिक तत्वों और नेगेटिव पब्लिसिटी से दूर रहने की बात कही। देखिए, यहाँ पर दो मेन कारण हैं इन बच्चों को इस प्रकार से पूरे भारत में भ्रमण कराने का। एक तो वो जिस एरिया से हैं, जहाँ से उनको लाया गया है, वो बहुत पिछड़ा एरिया है, या आप ये कह लीजिए कि जम्मू कश्मीर का ऐसा इलाका है जहाँ की मानसिकता बहुत अच्छी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भारत में चल क्या रहा है, भारत की स्थिति कैसी है, कैसा कहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ इन बच्चों को यहाँ पर लाया गया। उनके मेंटली जो उनका मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो सके। इसके साथ देखिए, हम क्या होता है कि जिस रीजन में रह रहे होते हैं, मान लीजिए मैं जंगल में रह रही हूँ, तो मैं जंगल के परिप्रेक्ष्य में पलूंगी, ढलूंगी, वहाँ की चीज़ें सीखूंगी, उनको ही जानूंगी। मुझे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कभी नहीं पता चलेगा जब तक मैं बाहर की दुनिया में जाऊंगी नहीं। अगर मुझे ये बताया जाएगा कि बाहर के लोग ऐसे हैं कि जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको मार देंगे, तो मैं हमेशा उनसे डरूंगी। ठीक है, उनके बारे में मुझे नहीं पता रहेगा, क्योंकि मेरी दुनिया अलग है और वो जिस दुनिया में है उनकी दुनिया अलग है। तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि आप देखते हो कि वहां पर अलग अलग तरीके की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। ठीक है, बच्चों का माइंड वॉश कर दिया जाता है, उनको अलग क्षेत्र एक तरीके से बता दिया जाता है कि आप एक अलग क्षेत्र में निवास करते हो, बाहर जो है बाकी अदर जो स्टेट्स है वो अलग टाइप से हैं, हमारे स्टेट को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो उनका माइंड वॉश ना किया जाए, वो भारत में आकर के देखें कि भारत का कल्चर कैसा है, भारत की विविधताएं कैसी हैं, और वहां पर जाकर के जो और बच्चे हैं उनको बताएं। यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, जो एक अलगावपना है जम्मू कश्मीर में, जो एक रीजनेबल इलाके में बच्चे रह रहे हैं, बहुत पिछड़े वर्ग में बच्चे रह रहे हैं, और जो भारत के मेन स्ट्रीम में बच्चे रह रहे हैं, तो उनके बीच जो एक गैप है वो खत्म हो सके और वो भारत को अच्छे से जान सके। साथ ही साथ उनको यहाँ पर संदेश क्या दिया गया है कि आप नशीली दवाओं, क्योंकि क्या होता है पाकिस्तान में बच्चों को नशीली दवाएं दी जा रही, पंजाब में ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, असामाजिक तत्वों, जैसे कि उनको आप फोर्स में शामिल हो जाइए, आकर के आप इस पंथ में शामिल हो जाइए, आप इस ग्रुप में शामिल हो जाइए, तो बच्चों को बचपन से माइंड वॉश किया जाता है। और बच्चे क्या होते हैं, मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं कि जैसे आप उन्हें फ्रेम करोगे वैसे वो फ्रेम हो जाएंगे। आप जो उनके माइंड में डालोगे वो परमानेंट उनके माइंड में रहेगा। हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा है, तो जैसे ही माइंड में ए फॉर आएगा आप एप्पल बोलोगे ही बोलोगे, आप ए फॉर एरोप्लेन नहीं बोलने वाले। ठीक है, तो यही बात है। इसी वजह से यहाँ पर उनको बताया गया कि आप नेगेटिव जो पब्लिसिटी है उनसे दूर रहिए, हमारे यहाँ पे जो कल्चर है उसको देखिए। साथ ही अपने उज्जवल भविष्य की ओर लगन और मेहनत से आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया।
ठीक है। क्या है वतन को जानो कार्यक्रम? तो इसके तहत यह केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन परिषद के समाज कल्याण विभाग की एक संयुक्त पहल है। तो ये मिलकर के चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित परिवारों और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों में लेकर के जाया जा रहा है। और यही पॉइंट था जिस पर मैं बार बार आपको गौर कराना चाह रही थी कि क्या होता है, कुछ आतंकवादी संगठन है जो कहते हैं कि वो हमसे अलग हैं, वो हमें नहीं चाहते, हमें देश में रखना नहीं चाहते, हमें उनसे बदला नहीं लिया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किया। तो आतंकवाद प्रभावित जो परिवार हैं उनके बच्चों को और साथ ही साथ जो समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे, उनको आगे लाना, उनको दिखाना ताकि वो डरे नहीं, वो एक सशक्त देश में रहते हैं, ठीक है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इन सारी चीजों को वो समझे। तो देश के विभिन्न हिस्सों में हुए विकास और प्रगति का उन्हें अनुभव कराया जाए, देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का परिचय उन्हें दिया जाए। और एक यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यूथ को एक्सचेंज किया जा रहा है। यूथ यानी कि जो बच्चे हैं उनको लाया जा रहा है, अलग अलग स्टेट्स में घुमाया जा रहा है, फिर अलग स्टेट्स के बच्चों को लेकर के दूसरे स्टेट्स में घुमाया जाएगा ताकि उनको पता चले, ठीक है। आगे देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लबासना जाते हो और IAS का एग्जाम क्लियर करते हो, आपकी ट्रेनिंग चलती है लबासना में, एंड देन आपको क्या है, हर जगह भारत भ्रमण कराया जाता है ताकि आप वहाँ की चीज़ें देख पाओ कि भारत कितना प्रोग्रेस हुआ है, भारत ने क्या कार्य किए हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है एक तरीके से भारत भ्रमण कराना, ठीक है। इन बच्चों को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करवाया जाता है। भ्रमण के दौरान वो यह महसूस कर सके कि हम अलग भाषा, कपड़े, जीवन शैली होने के बाद भी हम सब क्या है, एक है, और एकता ही हमारी वास्तविक शक्ति है, ठीक है। इसी उद्देश्य से यह प्रोग्राम चल रहा है। वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य कि हम भारत की श्रेष्ठता को समझ सके, हम विकसित हो रहे हैं, हम ये जान सके, हम देश की समृद्ध कला, संस्कृति, सभ्यता, विकास कार्यों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को व्यक्तिगत अनुभव करवा सके, ठीक है। चलिए, तो ये वाली चीजें थी जो हमने देखी। अब IEA क्या है, ये IEA इसको हम समझेंगे और भारत इसके साथ आखिर जुड़ना क्यों चाहता है और इससे जुड़ करके भारत को क्या फायदा मिलने वाला है। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म की यदि बात की जाए तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जिससे भारत होना चाहता है क्या, पूर्णतया इसका सदस्य बनना चाहता है। रीजन क्या है, कनेक्ट क्यों होना चाहता है, क्योंकि जैसे ही भारत इसका पूर्णतया सदस्य बन जाएगा, इसके पश्चात भारत के जो गोल्स हैं, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलप के गोल्स हैं, उसको हम पाने में आसान राह पर चल पड़ेंगे। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और होगी, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ठीक है। तो हम जब वैश्विक स्तर पर होंगे, वैश्विक स्तर पर हम जलवायु परिवर्तन, जलवायु ऊर्जा से संबंधित जब मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि हम इसके सदस्य हैं, यहाँ पर जुड़े हुए, तब हमारी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुना जाएगा, ठीक है। आप घर में चिल्लाओ, मम्मी पापा के सामने तो नहीं चलती है ना, वहाँ पे तो आप घर की मुर्गी दाल बराबर है, चाहे कोई IAS ऑफिसर ही क्यों ना बन जाए, खाली बस कुछ दिन की इज्जत होती है। लेकिन वही बात आप एक ऐसी समाज में या जगह पर जाकर के कहो जहाँ पर लोग आपको एक आइडल की तरह समझ रहे हैं या जान रहे हैं, और वहाँ पर आपको एक मंच दे दिया जाए, आप उस मंच पर खड़े होकर के बोलो, अभी आप ऐसे चिल्लाओ, ठीक है, और आपको किसी न्यूज़ चैनल वालों ने बुला लिया या किसी ने बुला, तो आप वहाँ पर आपकी बात सुनी जा रही है ना, लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक मंच प्रदान किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, एक इंटरनेशनल मंच है, किसके लिए, जलवायु के लिए, ऊर्जा से संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित। इसलिए भारत इसके साथ जुड़ना चाहता है कि यदि वह इस मंच से जुड़ेगा तो भारत के जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्य हैं वो आसानी से पूरे हो सकेंगे, ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ ही चल रहा है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA का सदस्य बनने की मांग की है। थोड़ा सा एजेंसी के बारे में जान लें तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वतंत्र अंतर सरकारी क्या है, संगठन है। मुख्यालय की बात करें तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। सदस्य की बात करें तो 31 सदस्य देश हैं, इसमें 13 इसके सहयोगी देश हैं और 5 परिग्रहण देश हैं, ठीक है। स्थापना की बात करें तो 1974 में OECD के तत्वाधान से इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। भारत 2017 में एक सहयोगी देश के रूप में इससे जुड़ा हुआ था। तो कितने सहयोगी देश है, 13, इनमें से एक क्या है, आपका भारत भी है, ठीक है। यह वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर नीतिगत सिफारिशों, विश्लेषण और डेटा प्रदान करता है। और यही चीज है कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत जो सिफारिशें हैं उनको देखता है, उनका विश्लेषण करता है और साथ ही साथ ये बताता है कि किस प्रकार से आपको विकास क्षेत्र में अग्रसर होना है, क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए, और डेटा जो है वो पूरी तरीके से आपको देता है। और यही वो डेटा होता है जिससे संबंधित जो रिपोर्ट्स ये पेश करता है, जहां पे हम भारत की स्थिति देखते हैं और भारत से संबंधित भी ये एक डेटा आपको प्रदान करता है।
प्रारंभिक कार्य इसके क्या थे कि तेल आपूर्ति व्यवधानों को संबोधित करना था, बाजार डेटा उपलब्ध कराना था, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना था, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना था। लेकिन धीरे धीरे इसके कार्य के दायरे बढ़ते गए और बढ़ने के बाद अब आईईए का जो दायरा है वो पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों सहित संपूर्ण वैश्विक ऊर्जा प्रणाली को कवर करने का है। यानी कि अब पूरे वर्ल्ड में जो ऊर्जा प्रणाली है उसको ये देखता है, वर्ल्ड लेवल पर यह कार्य करता है। इसके लिए इसमें सौर, पवन और जैव ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियां भी शामिल की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, इवन आपकी क्या है, परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी भी शामिल है, जिनको ये देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और इससे संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पेश करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इनके द्वारा रिपोर्ट्स कौन कौन सी पेश की जाती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जो इनके द्वारा पब्लिश की जाती है। दूसरी है विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट। तीसरा है विश्व ऊर्जा सांख्यिकी स्टैटिक्स पोर्शन जो है वो पब्लिश करता है। विश्व ऊर्जा संतुलन रिपोर्ट, साथ ही साथ ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और अंत में है भारत ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट। ये इनके द्वारा पब्लिश करी जाती है और क्योंकि ये भारत की ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट पेश करता है तो यदि भारत इसका पूर्णतः सदस्य बन जाता है तो भारत को इस क्षेत्र में भी बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह भारत का सहयोग कर पाएगा नीतियां बनाने में। ठीक है, इसलिए आगे बात करें, आईईए का हिस्सा बनने से भारत को जो रुचि है वो क्यों है, कारण क्या है? स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन क्या आप सभी को पता है कि पेरिस समझौता, ठीक है ना, पेरिस का समझौता। तो इसमें जो जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य हैं पेरिस समझौते के, वही पूरे लक्ष्य क्या हैं, इसके हैं। तो इसको पूरा करने में जो पेरिस समझौते के लक्ष्य हैं वो मदद कर सकता है कौन? आईईए मदद कर सकता है भारत की, इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा क्या है? भू राजनीतिक प्रभाव। कैसे पड़ेगा राजनीतिक प्रभाव? यहाँ पर तब पड़ेगा जब वैश्विक स्तर पर जलवायु ऊर्जा मुद्दों के बारे में यदि भारत बात करेगा, नेतृत्व करेगा, तब भारत की बातों को सुना जाएगा और ये एक क्या है, मंच है जहां पर भारत खड़े होकर के वैश्विक स्तर पर जलवायु ऊर्जा मुद्दों की बातें कर सकता है। इसीलिए भू राजनीतिक यहां पर प्रभाव की बात की गई है। तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समर्थन मिलेगा। कैसे? विशेषज्ञों द्वारा। यहाँ की जो वित्तीय सहायताएं, हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे हमें धन की आवश्यकता है, जहां पे हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता है कि ये कार्य कैसे किया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमें इसकी भागीदारी मिलेगी, समर्थन मिलेगा, विशेषज्ञ प्रोवाइड कराए जाएंगे और वित्तीय सहायता भी भारत को दी जाएगी। इसलिए भारत क्या है, इसका हिस्सा बनना चाहता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भारत के लाभ क्या होंगे। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं भारत को कि भारत को महत्वपूर्ण ऊर्जा डेटा, बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र तक पहुंच मिल जाएगी। भारत को ज्ञान प्रौद्योगिकी को साझा करने, स्वच्छ ऊर्जा में अपने स्वतंत्र संक्रमण को तेज करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने की अनुमति मिल सकती है। इससे साथ ही साथ ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है भारत और बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा नीतियों को आकार देगा ये और साथ ही जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत भाग ले सकता है इनकी चर्चाओं में। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ भारत इसका सदस्य बनना चाह रहा है। अब देखिए, लेकिन इससे भारत सदस्य बन जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन भारत पर कुछ दबाव भी पड़ेगा। दबाव क्या पड़ेगा? क्योंकि इस संगठन की अपने कुछ मापदंड हैं, ठीक है, इस संगठन के अपनी कुछ नीतियां हैं। तो भारत जो भी आगे चल के नीति बनाएगा वो इसके दायरे में रह करके बनानी पड़ेगी और इस पर भारत का क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, भारत का प्रभाव यानी कि इसका प्रभाव भारत पर होगा कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो इनकी नीतियों के अंतर्गत आपको करना पड़ेगा। यानी कि भारत का शामिल होना निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के प्रभुत्व के रूप में कुछ चुनौतियां लाता है। जैसे कि भारत को आईईए के एजेंडे के अनुरूप नीतियों को अपनाने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है कि जो इसकी नीतियां हैं इसी के अंतर्गत रह करके आप कार्य करोगे। ठीक है, जो हमेशा उसकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं हो सकता है। ठीक है, कि हमारी प्राथमिकता कुछ और है, हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र से भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। ठीक है, भारत क्या हो रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन वो इनके एजेंडे के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो वहां पर क्लैशेस होंगे। ठीक है, वहां पर भारत पर दबाव पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत क्या करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना की शुरुआत करी गई है। इसके तहत
उद्देश्य रखा गया है। एक्चुअली ये 13 फरवरी को योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जो है वो उपलब्ध करानी है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ ये योजना चल रही है। यहाँ पर लोगों के घरों में छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे और इंस्टॉल करने के लिए उन्हें सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी और सब्सिडी सीधे उनके क्या है खातों में प्रदान की जाएगी। निवेश लागत जो है वो 75,000 करोड़ रुपए की है और ये आपके 2024-25 बजट में यह योजना लाई गई है। ठीक है, विशेषताएं क्या है? लोगों पर इसका लागत का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से सबको जोड़ दिया जाएगा। रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और अधिक आय व कम बिजली बिल आएगा। ऑफ कोर्स जब आप सोलर पैनल का प्रयोग करोगे तो बिजली जो आपकी नॉर्मल बिजली आ रही है तो इसका आप यूज कम करोगे तो आपका बिजली बिल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बदलाव। ये बदलाव क्या है इनको हम जानेंगे। बहुत सारे पुरस्कारों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, बहुत सारे पुरस्कारों की राशियां परिवर्तित कर दी गई हैं, बहुत सारे पुरस्कारों की जो कैटेगरीज हैं उनमें चेंजमेंट कर दिया गया है। तो इन्हीं पुरस्कारों के बारे में हम जानेंगे कि परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में किए गए हैं। तो हमारे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के अनुसार कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, यह परिवर्तन श्रेणियों को तर्कसंगत बनाने और नगद पुरस्कारों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही साथ पारंपरिक नामकरण तथा वर्ग विभेद से हट करके नए नाम पुरस्कार मानदंडों के बारे में अधिक वर्णनात्मक सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, जो पुराने पुरस्कार थे, जो उनका वर्ण था, उन सभी को चेंज करके क्या किया जा रहा है कि नए मापदंडों के अनुसार, मानदंडों के अनुसार ये जो पुरस्कार हैं इनके नाम रखे जा रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या है। तो पुरस्कारों का नामकरण किस प्रकार से हुआ है? यदि किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म आती थी, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए जो नाम था वो था इंदिरा गांधी पुरस्कार, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए अवार्ड, ये नाम कर दिया गया है। पहले था राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए जो नाम वह था नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, और वो नरगिस दत्त पुरस्कार किसके लिए दिया जाता था? राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। ठीक है, अब ये नाम है। तो पुरस्कार में 2 पुरस्कारों में परिवर्तन हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आगे मौद्रिक पुरस्कार के बारे में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो राशि है वो 10 लाख से बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई है। स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस जो पुरस्कार थे उनकी राशि 3 लाख रुपए कर दी गई है और रजत कमल की जो राशि थी वो 2 लाख रुपए कर दी गई है। बात कर लेते हैं स्वर्ण कमल में कौन सी फिल्म आती थी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, पहली फिल्म, मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म, निर्देशन और बच्चों की जो फिल्में हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। रजत कमल में सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को बढ़ावा देने वाली फिल्में, सभी अभिनय जो श्रेणियां हैं वो आती हैं यहाँ पर। सर्वश्रेष्ठ पटकथा, संगीत और ऐसी अन्य श्रेणियां इसमें शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं वर्ग संशोधन क्या हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म और सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट के पुरस्कारों को सर्वश्रेष्ठ AVGC फिल्म नामक एक नई श्रेणी से जोड़ दिया गया है। ये श्रेणी बना दी गई है। और सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी अब क्या हो गया है, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन हो गया है और पुरस्कार राशि इसकी बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई है। आगे बात कर लेते हैं जूरी के बारे में जो चुनती है। तो फीचर और गैर फीचर फिल्म श्रेणियों में विशेष उल्लेख जूरी के विवेक पर निर्भर करता है और विशेष जूरी पुरस्कार बंद कर दिया गया है। पहले दिया जाता था जो कि अब नहीं दिया जाएगा और उसके स्थान पर विवेकाधीन विशेष उल्लेख दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो थे आज के महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हमने बात की। प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या है प्रश्न की हाल ही में चर्चा में रहा वतन को जानो कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्वास परिषद के समाज कल्याण विभाग की एक संयुक्त पहल है। दूसरा है इस पहल का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की समृद्ध कला, संस्कृति, सभ्यता और विकास कार्यों से व्यक्तिगत अनुभव कराना है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हमने चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।